ऐसा देखा गया है कि अगर कोई देश डेवलप करना चाहता है तो वो किसी दूसरे देश की डेवलपमेंट प्रोसेस और स्ट्रैटेजी से सीखता है। अगर इंडिया को अपने पड़ोसी देशों की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस से कुछ सीखना है तो हमें समझना होगा कि उनके सक्सेस और फेलियर के क्या रीजंस थे। उनके स्ट्रैटेजी के डिफरेंट फेजेस को भी एनालाइज करने की ज़रूरत है। चाइना में रिफॉर्म्स 1978 में इंट्रोड्यूस किए गए थे, इंडिया में 1991 में और पाकिस्तान में 1988 में। इंडिया और पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने फोर्स किया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने के लिए, जबकि चाइना के पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। चाइना की गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे। 1970s में जो चाइना में नई गवर्नमेंट आई थी वो खुश नहीं थी चाइना की स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ से। चाइना की इकोनॉमी में मॉडर्नाइजेशन की भी कमी थी। न्यू गवर्नमेंट का मानना था कि माओवादी शासन द्वारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो नीतियाँ अपनाई गई थी, जैसे आत्मनिर्भरता, डिसेंट्रलाइजेशन और फॉरेन गुड्स, टेक्नोलॉजी और पूंजी का बहिष्कार, वो सब अनसक्सेसफुल थी। भूमि सुधार कानून, कलेक्टिवाइजेशन यानी गवर्नमेंट का कंट्रोल लैंड पर और इंडस्ट्रीज़ पर, ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड बाकी इनिशिएटिव्स लाने के बाद भी पर कैपिटा ग्रेन आउटपुट यानी प्रति व्यक्ति अन्न उत्पादन जितना मिड 1950s में था उतना ही 1978 में था। इसका मतलब कि इन सब इनिशिएटिव से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ था। 1978 में रिफॉर्म्स के बाद एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और लैंड रिफॉर्म्स में इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करने से और लघु उद्योगों ने सोशल और इनकम इंडिकेटर्स को पॉजिटिवली इम्प्रूव किया था। 1978 के रिफॉर्म से पहले भी रूरल एरियाज़ में बेसिक हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल थी। कम्यून सिस्टम की वजह से फूड ग्रेन्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता था। 1978 में हर रिफॉर्म पहले छोटे लेवल पर इंट्रोड्यूस किया गया था और फिर बाद में उसे बड़े लेवल पर इम्प्लीमेंट किया गया था। गवर्नमेंट के डिसेंट्रलाइजेशन से सक्सेस और फेलियर के इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल कॉस्ट को एनालाइज किया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिविजुअल्स को ज़मीन दी गई खेती करने के लिए, उससे बहुत से गरीब लोगों को फ़ायदा हुआ। रूरल इंडस्ट्रीज़ में भी ग्रोथ देखने को मिला और आगे होने वाले रिफॉर्म्स के लिए भी सपोर्ट मिला। पाकिस्तान में 1988 में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने के बाद सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में गिरावट देखने को मिली। 1980s के कंपैरिजन में जीडीपी ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के डेटा के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में ज़्यादा गरीबी नहीं है, बट पाकिस्तान का अपना ऑफिशियल डेटा देखने से पता चलता है कि पाकिस्तान में गरीबी बढ़ रही है। 1960s में 40% से ज़्यादा लोग गरीब थे पाकिस्तान में, जो कि 1980s में कम होकर 25% हो गया। बट पिछले कुछ डेकेड्स में गरीबी फिर से इंक्रीज़ हो रही है। पाकिस्तान में गरीबी के बढ़ने का और जीडीपी की ग्रोथ में गिरावट के रीजंस हैं पाकिस्तान में फूड सप्लाई और एग्रीकल्चर ग्रोथ अच्छी फसल पर डिपेंड करती है और ना कि किसी इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस पर। इसका मतलब है कि जब पाकिस्तान में अच्छी फसल होती है तब इकॉनमी अच्छी कंडीशन में होती है, और अगर फसल बेकार हुई तो सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में गिरावट देखने को मिलती है। फॉरेन एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी देश की इकोनॉमी में, एंड ये भी पता होना चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज कैसे अर्न करना है। इंडिया को भी 1991 में वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लेना पड़ा था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए। एक देश ज़्यादा एक्सपोर्ट करके फ़ॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकता है। पाकिस्तान में फ़ॉरेन एक्सचेंज दो तरीक़ों से ज़्यादा आते हैं। पहला, जो पाकिस्तानी लोग मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में काम करते हैं वो पैसे पाकिस्तान में भेजते हैं, और दूसरा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट से। पाकिस्तान फ़ॉरेन लोन्स भी लेता है बट वापस नहीं कर पा रहा है। बट पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने इकोनॉमिक ग्रोथ में रिकवरी की है। 2019-20 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में जीडीपी ग्रोथ 5.5% था, जो कि लास्ट डेकेड के कंपैरिजन में ज़्यादा था। एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, पर इंडस्ट्रियल सेक्टर 4.9% और सर्विस सेक्टर 6.2% की रेट से ग्रो किया। बहुत से मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में भी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है। इंडिया, चाइना और पाकिस्तान ने पिछले 70 सालों में डेवलपमेंट के बहुत से तरीके अपनाए हैं, जिनके कुछ अच्छे रिजल्ट रहे हैं और कुछ नहीं। लेट 1970s तक तीनों देशों में डेवलपमेंट कम रेट से हो रही थी। लास्ट 3 डेकेड्स यानी 30 सालों में तीनों देशों में अलग अलग लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट देखने को मिला है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस यानी लोकतांत्रिक संस्थाओं की हेल्प से इंडिया ने मॉडरेटली परफॉर्म किया है, बट आज भी बहुत से लोग इंडिया में एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी में स्लोडाउन के रीजंस हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फॉरेन लोन्स और मिडिल ईस्ट से भेजे गए पैसों पर ओवर डिपेंडेंट होना,
और एग्रीकल्चर सेक्टर की परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव। बट पिछले 5 सालों में बहुत से मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है और इकोनॉमी रिकवर भी कर रही है। चाइना में पॉलिटिकल फ्रीडम ना होने से ह्यूमन राइट्स पर क्वेश्चन मार्क्स हैं, बट पिछले 40 सालों में चाइना की इकोनॉमी ने तेज़ी से ग्रो किया है और गरीबी भी कम हुई है। इंडिया और पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेट किया जा रहा है, वहीं चाइना ने मार्केट मैकेनिज़्म को यूज़ करके सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ज़मीन की ओनरशिप अपने पास रखी है, पर लोगों को अलाउ किया है उन ज़मीनों पर खेती करने के लिए। इससे चाइना की रूरल एरियाज़ में सोशल सिक्योरिटी बढ़ी है। 1978 के रिफॉर्म से पहले भी चाइना में गवर्नमेंट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही थी, जिससे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव हैं चाइना में।